नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बताते हैं आपको क्या है नया आज कार्यक्रम में। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। SCO के अन्य सदस्य देशों के राष्ट्रपति जबकि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा SCO सचिवालय के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकरोधी तंत्र के कार्यकारी निदेशक के साथ साथ 4 पर्यवेक्षक देशों अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल हुए। अब खबरें विस्तार से। वर्चुअल माध्यम से ये पहला SCO सम्मेलन है और 2017 में भारत के इस गुट के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है। SCO नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों और विपरीत स्थितियों के बीच इस बैठक को आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी के बाद के विश्व में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का मुकाबला करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से वैश्विक प्रशासन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव के लिए बहुपक्षीय सुधार की थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपन्नता के प्रति भारत की दृढ़ता को फिर दोहराया और आतंकवाद, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 50 शांति मिशनों में शामिल हो चुके हैं और भारत का दवा उद्योग कोविड-19 के दौरान 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने SCO परिषद की अगली नियमित बैठक जो कि 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में होनी है की मेजबानी के लिए भारत की तैयारी और तत्परता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने तजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमामोली रहमान के अगले वर्ष SCO के अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी और भारत की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020 और 21 फसलों की खरीद जारी रखी है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। KMS खरीद प्रक्रिया के तहत 48,766.12 करोड़ रुपए के MSP मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 21,90,000 धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। 9 नवंबर 2020 तक कुल 258,30,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 214,85,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, यानी इस बार धान की खरीद में 20.22% से अधिक की वृद्धि हुई है। 258,30,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 181,93,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.43% है। पंजाब ने इस वर्ष 26% अधिक धान की खरीद की, जो कि पिछले वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से 8% अधिक है।
9 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 242 करोड़ 63 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 45,282.30 मीट्रिक टन की खरीद की, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 26,352 किसान लाभान्वित हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 20,144.09 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, यानी इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 124.79% की वृद्धि हुई है। हुनर हाट कोरोना की चुनौतियों के चलते लगभग 7 महीनों के बाद लोकल के लिए वोकल थीम के साथ दिल्ली हाट पीतमपुरा में 11 नवंबर 2020 से पुनः शुरू हो चुका है। इसमें माटी, मेटल और मचिया यानी लकड़ी जूट के जो सामान से बने प्रमुख उत्पाद आकर्षण का केंद्र है। इस पर आइए देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। माटी, मेटल और मचिया यानी लकड़ी जूट के सामान के उत्पाद प्रमुख आकर्षण केंद्र हुनर हाट में 100 से अधिक स्टॉल हुनर हाट स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का प्रमाणिक ब्रांड बन गया है। कोरोना की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हुनर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य दिशा निर्देशों का पूरी मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित हुनर हाट में मिट्टी से बने अद्भुत खिलौने एवं अन्य आकर्षक उत्पाद, कुम्हार कला की जादूगरी, मेटल से बने विभिन्न उत्पाद और देश के कोने कोने से लकड़ी, जूट, बेंत बांस से बने दुर्लभ हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। श्री नकवी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में देसी उत्पादन की बहुत पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है, वो लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी उद्योग में नई जान डाल दी है। श्री नकवी ने कहा कि देश का हर क्षेत्र लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी के शानदार उत्पाद बनाने वाले हुनर के उस्तादों से भरपूर है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में 2 दर्जन से अधिक हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार के अवसर मिले हैं। श्री नकवी ने कहा कि पुनः शुरू हुए हुनर हाट से देश के लाखों स्वदेशी विरासत के उस्ताद, दस्तकारों, शिल्पकारों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया है। और अभी फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। देश में लगातार हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार 3 नए कानून बन चुके हैं। जी हां, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए नए कृषि कानून जो हैं अब आ चुके हैं, जिसके चलते किसानों को आने वाले समय में काफी लाभ इनके जरिए मिल सकता है। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है।
इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो जाना आपने कृषि कानूनों के बारे में और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और आइए अब देखते हैं एक सफल किसान की कामयाबी की ये दास्तां। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां नई तकनीकों के लिए असीमित जगह है। हर किसान बेहतर उत्पादन लेने के लिए अपनी खुद की छोटी बड़ी तकनीक इजाद कर रहे हैं और लाभ को कई गुना कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है सौरभ डबास। पौधों को दुलारते ये है सौरभ डबास। इनके खेतों में करेले की हरियाली साफ देखी जा सकती है। हरे भरे ये खेत अपनी सफलता खुद बयां कर रहे हैं। सौरभ बताते हैं कि पहले उन्हें करेले की अच्छी पैदावार नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें निराशा होने लगी।
इस समस्या के समाधान के लिए सौरभ ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें वो खेत में बीज बुआई के बाद 2 बांस को क्रॉस करके लगाते हैं। इसके बाद दोनों बांस के बीच से तार या रस्सी बांध देते हैं, जिसमें दोनों ओर से करेले की बेल ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और इस दौरान होने वाले करेले के फल जमीन के संपर्क में नहीं आते और उनकी फसल सुरक्षित रहती है। वो बताते हैं कि इस तरह से लटकने से करेले के फल ज्यादा लंबे और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, जिससे बाजार में सब्जी का अच्छा दाम भी मिल जाता है। ये जी हमने करेले की खेती करी है। इसमें पहले खूब जुताई करनी पड़ती है, फिर बेड बनाने पड़ते हैं इसके, उसके बाद इसमें एक बीज लगाना पड़ता है। वो 15 से 20 दिन में उस बीज की उगाई हो जाती है। उसके बाद इसमें से 1-2 बार नड़ाई करवानी पड़ती है इसकी। फिर ये हमने एक नई टेक्नोलॉजी से जाड़ बनवाए हैं करेलों के। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे बारिश वगैरह आती है तो करेला ख़राब नहीं होता। ये 2 बांस ले लिए, इनको ऐसे लगा के फिर इसमें बीच में से एक तार लगाते हैं, 2 बांस ऐसे क्रॉस करके फिर इसमें आयरन की वायर से इसको बांधते हैं। और इसमें जी ये है कि ट्रेडिशनल खेती से हमें ज़्यादा नुकसान होता है पानी की। जैसे पानी दे देते हैं, फिर धूप आती है तो पानी गर्म हो जाता है और फिर करेला ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और इसमें ये है कि ये लटकते रहते हैं और इसमें ख़राब नहीं होते, ना इसमें मोटे होते, लंबे होते रहते, लंबे करेला फल मिलता है, जिसके कारण मार्केट में इसका रेट ज़्यादा रहता है। इतना ही नहीं, सौरभ की ये फसल जैविक रूप से तैयार की गई है। वो बताते हैं कि कीट नियंत्रण के लिए भी जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पौधों को सही बढ़वार देने के लिए केंचुआ खाद का इस्तेमाल किया जाता है। सौरभ मानते हैं कि युवाओं को बढ़ चढ़कर खेती में अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग नई तकनीकों का बखूबी इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। लागत थोड़ी ज़्यादा है पर फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फल इसमें डबल या ट्रिपल होता है ट्रेडिशनल खेती से। इसमें हमने वो बना रखा अपना डीकम्पोजर डाल के, और फिर 2 किलो गुड़ डालते हैं इसमें। ऑर्गेनिक का स्प्रे करते हैं हफ्ते में 1 बार, जिसके फल भी अच्छा लगता है जिसके कारण। और गोबर का खाद डालते हैं इसमें, जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है। करेला अच्छा लगता है और मार्केट वैल्यू बढ़ती है। कि यूथ को खेती में आगे आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और साइंटिस्ट की मदद से टेक्नोलॉजी के उससे खेती करनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कम ज़मीन में भी, जिसके कारण ज़्यादा लाभ हो। और पराली प्रबंधन पर ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें।
धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप जानते हैं ज़्यादा मिठाइयाँ आपकी सेहत की दुश्मन हो सकती हैं, क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र की ही देन है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे ठीक तरह हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य हमारा पाचन तंत्र ही करता है। अगर त्योहारों पे आप ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वस्थ रखकर कैसे मनाएं हैप्पी दिवाली, मैं बताऊंगा आपको केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 से 7 बजे। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। 1999 साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने
लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन काथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।